स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रगति आर्या पर। आज हम आपको बताएंगे लूसेंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रगति आर्या पर। क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के इतिहास के बारे में कि इसका भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ वो क्यों हुआ, क्या कारण था, इसका क्या इतिहास है, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। वैसे जितने सारे एक्ट्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उन सारे एक्ट्स को हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ चुके हैं, आई थिंक मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 2 और पार्ट 3 में। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम ब्रीफली जानेंगे कि ये सब एक्ट्स क्यों कारण बने। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले जो अंग्रेज इंडिया में जो आए थे वो आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने बाद में शासन किया। अंग्रेज के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया इंडिया में। तो अंग्रेजों के द्वारा शासन करते समय बहुत सारे ऐसे एक्ट पारित किए जाते थे। कहा तो जाता था कि मतलब भारतीयों को कहा जाता था कि ये एक्ट आप ही के लिए है, आप ही के बेनिफिट के लिए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो बस अपने बेनिफिट्स के लिए ही एक्ट पारित करते थे और इससे जो है भारतीयों के मन में रोष पैदा होता जाता था। फिर नए नए एक्ट पारित किए जाते थे, फिर उसमें कुछ खराबियां होती थी तो फिर नए एक्ट पारित किए जाते थे। इसी मतलब ये जो एक्ट पारित करने की जो कड़ी है, वही कड़ी जो है वो भारतीय संविधान के इतिहास की सीढ़ी बनी। तो पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी एक्ट के तहत वैसे भी आपको एक चीज कहा जाता है कि कोई भी निर्माण हो या फिर ये संविधान निर्माण की बात छोड़ दीजिए, अगर कोई भी वार हो या फिर क्रांति हो या फिर विद्रोह हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ऐसा नहीं कि बस वार हो जाता है या फिर विद्रोह कोई हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ से सीधे तरह से भी प्रश्न आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस समय पास किया गया था। तो इसी एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना एवं इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। सर इन पे इसके सबसे पहले जज थे इस उच्चतम न्यायालय की। तो कहाँ पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में। और कितने ईस्वी में? तो 1774 ईस्वी में। ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर है आपका 1781 का अधिनियम। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हमारे एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है हम बस उतना ही जानेंगे, हम ज्यादा जानने की यहाँ पे कोशिश नहीं करेंगे। जो फिर कुछ और हम भी जो चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कम से कम उतना ही याद रहे, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे सुलझाया जाता था राजनीतिक मामला व्यापारिक मामला। और फिर है दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यहाँ पे सुलझाया जाता था राजनीतिक मामला। तो सभी मामलों को सुलझाने के लिए अलग अलग बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर आपका 1793 का चार्टर अधिनियम। ये अधिनियम तो और भी बेकार था। इस अधिनियम के तहत बोर्ड के कर्मचारियों तथा सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। जितने सारे इस बोर्ड के सदस्य थे, चाहे वो इंडिया में काम कर रहे हो या फिर ब्रिटिश में मतलब इंग्लैंड में काम कर रहे हो, वहां के कर्मचारी को भी जो वेतन दिया जाता था वो भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। फिर है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। तो ये प्रश्न जो पूछा जाता है वो इस तरह से कि किस अधिनियम के तहत भारत को चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में एकाधिकार प्राप्त रहा? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। फिर आपका आता है 1833 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन था सबसे पहला? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और इससे पहले जो था तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही हुआ और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। और तो भारत का अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इससे पहले कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, जिसने भारत में रेल की शुरुआत की थी और उसे रेल का जनक भी कहा जाता है। उसी के द्वारा वुड डिस्पैच जो है वो लागू किया गया था, जो कि शिक्षा संबंधी से था। फिर राज्य हड़प की नीति, राज्य विलय की नीति भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही अपनाया गया था, जिसके तहत 17 राज्य जो है पहला राज्य था राज्य हड़प नीति के तहत। तो इन सभी चीजों के बारे में हम हिस्ट्री सेक्शन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे।
फिर है आपका भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। पहले तो कंपनी के हाथों में था, लेकिन अब पहले ब्रिटिश इंडिया के हाथों में था, अब लेकिन ब्रिटिश राजाओं के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया। एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। और 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भी यह प्रश्न भी आता है एक कि 1857 की क्रांति हुई थी। देखिए, उस क्रांति के भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन तत्कालिक कारण जो था वो सभी को पता होगा, सुअर और गाय के चर्बी वाला जो कारतूस था उसको मुंह से जो खोलना पड़ता था, इसी के विरोध में वो तत्कालिक कारण माना था। लेकिन बहुत सारे धार्मिक कारण भी थे, जैसे कहा जाता था कि अंग्रेजों के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। तो ये सब बहुत सारे कारण थे, ऐसा नहीं था कि वो बस तुरंत ही ऐसा उबल उठा। और उस समय भी 1857 की क्रांति के समय भी भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। फिर है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब इस भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है। मार्ले मिंटो, अब देखिए मार्ले जो है वो सेक्रेटरी था और ये मिंटो जो था वो था भारत का वायसराय, लॉर्ड मिंटो। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो ये प्रश्न आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि मुसलमानों के लिए पहली बार या फिर किस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, तो 1909 का रिफॉर्म्स या फिर उसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। या तो आपका 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट रहेगा या फिर आपका सीधा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स रहेगा, तो आपको दोनों याद रखना है। फिर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो ये भी बहुत ही ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर है आपका भारत का 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब इस अधिनियम को जो है वो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक डायरकी विधायिका की स्थापना की गई। फिर आपका नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, फिर आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इस भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है कि ये इस अधिनियम में जितनी सारी बातें थी उसका 60% जो है, 60 to 70% जो है अभी के संविधान में भी है। जब हमारा भारत का संविधान नहीं बना हुआ था तो उससे पहले जो है यही हमारा संविधान था। 1935 का भारत शासन अधिनियम यही हमारा संविधान था। अब इससे क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा, ये तो हम जान चुके हैं। इसके तहत संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई तथा प्रांतों में द्विशासन डायरकी को समाप्त किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रांतों में न कि केंद्रों में। इसी अधिनियम के तहत बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अब म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है, नैपिटाओ। इसी अधिनियम के तहत 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग राज्य का दर्जा दिया गया। जब उड़ीसा, जब मतलब 1936 से पहले कौन कौन सा अभी का राज्य कौन कौन सा था, तो बिहार था, फिर आपका उड़ीसा था और झारखंड था। तो इससे पहले जो और इससे पहले कौन सा था, तो बंगाल था। तो बंगाल और बिहार का विभाजन कब हुआ, तो 1912 में। जब 1912 में हुआ बंगाल और बिहार का विभाजन, उस समय भी बिहार, उड़ीसा और बंगाल था ही। तो ये ध्यान रखिएगा, 1912 में बिहार और बंगाल स्प्लिट हुआ था, और ये स्प्लिट उड़ीसा और बिहार का स्प्लिट जो हुआ था वो हुआ था 1936 में। फिर है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। यह अधिनियम लेके कौन लाया था, लॉर्ड माउंटबेटन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अंतिम वायसराय जो था, अंग्रेज वायसराय, वो कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम वायसराय ही कौन था भारत का अंतिम वायसराय, या फिर कह सकते हैं उसको प्रथम या फिर अंतिम भारतीय वायसराय, तो सी राजगोपालाचारी, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। इसी अधिनियम के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन है, जिसको हम ज्योग्राफी के सेक्शन में पढ़ चुके हैं। और फिर आपका चीन और उसमें इंडिया में कौन सा लाइन है, तो मैकमोहन लाइन है। और ये रेड क्लिफ लाइन जो है वो जम्मू कश्मीर वाला नहीं है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया में जो राजस्थान बॉर्डर है वही है रेड क्लिफ लाइन। और चीन चाइना का जो बॉर्डर है मैकमोहन लाइन, वो अरुणाचल प्रदेश वाला लाइन है। फिर भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर जुलाई 1946 में किया गया। अब कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है। जैसे क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में आया था।
फिर कैबिनेट मिशन जो आया था, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पे भारतीय जितने सारे अधिनियम लाए जाते थे ये भारतीय विरोधी होते थे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए उसका विरोध भी किया गया था। तो आप समझ सकते हैं अंग्रेज बस अपने फायदे के लिए नियम एक्ट पारित करते रहते थे और चाहते थे कि कितने दिन तक हम यहाँ पे शासन कर पाए। तो फिर इसके कैबिनेट मिशन के कौन कौन से सदस्य? 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। फिर है आपका संविधान सभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। यहाँ पे कुल 1-2 बार लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि एवं 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है 292 ब्रिटिश प्रांत के, फिर 93 देशी रियासतों के एवं 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर है आपका संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन इस बैठक का जो है विरोध किया गया क्योंकि ये बैठक जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। तो इनको कहा जा रहा था कि ये अध्यक्ष के लिए सही नहीं है, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष माना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए, उनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और संविधान सभा की कार्यवाही जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। तो संविधान सभा की कार्यवाही कब स्टार्ट हुई और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। फिर है देश विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतों के 229 सदस्य एवं देशी रियासतों के 70 सदस्य थे। फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, समझ सकते हैं 3 वर्ष लग गए संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। मतलब कितना, वैसे भी हमारे इंडिया का संविधान जो है किसी भी गणतांत्रिक देश से सबसे लंबा संविधान है। भारत का संविधान वर्ल्ड के किसी भी गणतांत्रिक देश के संविधान से सबसे लंबा लिखित संविधान है। फिर है आपका संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली। और प्रारूप समिति ड्राफ्ट, जिसको कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माणकर्ता भी माना जाता है। फिर आपको संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। मीन्स 26 नवंबर 1949 को जो है ये संविधान पूरी तरह बन के तैयार था। 26 नवंबर 1949 को बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद थे जिसको लागू कर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो 26 जनवरी 1950। उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, मीन्स जब हमारा संविधान जो लागू हुआ या फिर पारित हुआ, कहिए आप यही मानिए 26 जनवरी 1950 को ही मानिए। उस समय जब हमारा संविधान जब लागू किया गया, उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मीन्स 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थी। वर्तमान समय में संविधान में कुल 448 अनुच्छेद, अभी मैं सब कुछ बताता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आप लोगों ने बहुत जगहों पे देखा होगा, कहीं कहीं पे 395 अनुच्छेद ही, फिर 25 भाग देखा होगा, 12 अनुसूचियां देखी होगी, कहीं कहीं पे यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 448, कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि 465। तो आपको यहाँ पे मैंने कन्फ्यूजन करने के लिए ही यहाँ पे इस चीज़ को डाला है, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन को फिर उस चीज़ को हटा सकूँ। तो देखिए जैसे कि हमारा 395 अनुच्छेद है और हमारे संविधान में बहुत सारा ऐसा आर्टिकल है जो बाद में जोड़ा गया। जैसे कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य, जैसे मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A में है। 51A का फिर पार्ट आता है क ख ग या फिर ABCD जो मानिए आप, या फिर आप कह सकते हैं 19 जो है 19A, 19B, 19C, इस तरह से। तो उस तरह से अगर हम जोड़ते जाएं तो हमारा अभी के हिसाब से 465 अनुच्छेद होता है। तो जो लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे तो और फिर बाद में अगर PDF को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है कि अगर मूल रूप से अगर आए क्वेश्चन में कि मूल रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल थे, तो आपको मारना है 300। ध्यान रखिएगा, थे तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। कितने संविधान में अभी कुल अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियां हैं? अगर आपको 395 अनुच्छेद दिया होगा,
25 भाग दिया होगा और 12 अनुसूचियां दिया होगा तो आपको आंख मूंद के फिर वही वाला मारना है। अगर नहीं दिया होगा, 448 दिया होगा या फिर 465 दिया होगा तो फिर आपको 465 वाला टिक करके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो पहली बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर को। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी को 1950 को। और इसी बैठक के दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है हमारा संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में लिया गया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम सारे अनुच्छेदों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज हम जानेंगे संविधान के विदेशी स्रोत तक के बारे में कि संविधान जो हमारा भारत का संविधान जो है वो कहाँ से बोरो किया गया है। भारत का संविधान विश्व के सभी गणतांत्रिक देशों के संविधान में सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान के विदेशी स्रोत, अब हमारे संविधान में कौन कौन सी ऐसी चीज है जो और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो किस देश से ली गई है, तो वहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये सब आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन देखा भी होगा। तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ब्रिटेन से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है, मीन्स जो हमारा जो सदन है उच्च सदन और निम्न सदन, उसी तरह से वहां पे भी है, ब्रिटेन में भी है उच्च सदन और निम्न सदन। फिर एकल नागरिकता भी जो है ब्रिटेन से ही ली गई है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता ही है। फिर आपका अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से काम करे, अगर ऐसा कुछ होता है तो उन पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। उसकी प्रक्रिया क्या है, ऐसा नहीं है कि अब अगर आपको लग रहा है कि आपका अगर शासन है तो आप तुरंत ही उस पर महाभियोग लगा दे, ऐसा भी नहीं है। उसकी क्या प्रक्रिया है, कितने मेंबर के द्वारा उसको पास किया जाना चाहिए, तो ये सब इस अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जितने सारे अनुच्छेद हैं, जितने सारे आपकी अनुसूचियां हैं, जितने सारे पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिर आपका आयरलैंड के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिया गया तो नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको जो है वो न्यायालय में नहीं किया जा सकता है, मतलब अगर आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आप न्यायालय में नहीं जा सकते। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, ली गई है आयरलैंड के संविधान से। फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन प्रणाली लिया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी जैसे कि सचिन तेंदुलकर है वो खेल से हैं, तो खेल जगत से और कला जगत से, साहित्य जगत से, विज्ञान के जगत से लिए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य लिए जाते हैं 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य आते हैं। फिर कनाडा से क्या लिया गया है संघात्मक विशेषताएं। फिर जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, मतलब जर्मनी से लिया गया कि आप अगर किसी सिचुएशन में आपातकाल लगा सकते हैं और आपातकाल के समय में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार का किस मौलिक अधिकार को खत्म कर सकती है आपातकाल के समय, और आपातकाल की कौन कौन सी अनुच्छेद है, कौन कौन सा आर्टिकल में कौन कौन सा आपातकाल दिया गया है, तो उस चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आपका रूस से क्या लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। फिर आपका दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है कि हम संविधान में ऐसा नहीं कि उस समय के हिसाब से भी हमारा संविधान अभी भी, जैसे कि अभी तक आई थिंक एक बार संविधान में संशोधन हो चुका है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होनी चाहिए कि संविधान में अगर उस हिसाब से, उस समय काल के हिसाब से अगर कोई चीज अच्छा नहीं हो तो उस चीज को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, कोई नया चीज ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरा संविधान को ही बदल दें, ऐसा कहीं पे भी नहीं, हम पूरे संविधान को नहीं बदल सकते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो 368 अनुच्छेद में दी गई है। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट है बस हम यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अमेरिका से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो हम लोगों ने आज विदेशी स्रोत, संविधान के जो विदेशी स्रोत थे उन वहां तक जाना। हम नेक्स्ट पार्ट से अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करेंगे। आपका पार्ट 1 से स्टार्ट होगा अनुच्छेद 1, जैसे कि भारत राज्यों का संघ है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल नॉलेज हाउस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT गणित में आपका स्वागत है। हम लोग आज प्रश्नावली 2.1 करने वाले हैं, जिसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसके पहले मैंने जो भूमिका बनाई थी, जो अध्याय 2 का इंट्रो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन एक चर में बहुपद कहलाते हैं, कौन बहुपद कहलाते हैं, कौन नहीं कहलाते हैं। बहुपद के प्रकार बताए थे मैंने उसमें, घातों के आधार पर 5 प्रकार के और पदों के आधार पर 3 या 4 प्रकार के बताए हुए हैं मैंने। इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व अप कर सकते हैं। तो इसमें दिया है कि क्या ये बहुपद है सबसे पहला तो, और क्या ये एक चर वाला बहुपद है। तो आपके सामने कंडीशन है कि आपको ये बताना है कि ये एक चर में बहुपद है और क्या ये बहुपद है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले तो उच्चतम जो घात है या x की या चर की जो घात है वो आपको देख लेना है। चर की घात पूर्ण संख्या की घात है कि नहीं, तो आंसर है हाँ है, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है। इसमें जो है x के ऊपर 2 की घात है, और जो 2 है यह एक क्या है, पूर्ण संख्या है, पहली चीज। और जो दूसरा चर दिया हुआ है ये है x, और x के ऊपर कोई भी घात ना हो तो 1 की घात मानी जाती है, और 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो जब चर राशि पर पूर्ण संख्या की घात हो तो हम उसे बहुपद बोल सकते हैं। अब हमें चूंकि एक शर्त तो हमने पार कर ली है कि यह एक बहुपद है, लेकिन दूसरी शर्त ये है ये एक चर में बहुपद होना चाहिए। तो एक चर आखिर होता क्या है मैं बता चुका हूं, और एक बार फिर से बता देता हूं। एक चर का मतलब होता है जैसे 4x वर्ग ऋण 3x धन 7 लिखा है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक ही चर का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन अगर इसमें 4x वर्ग ऋण 3y धन 7 लिखा होता तो इसमें 2 चर इस्तेमाल हुए हैं। पहला तो x इस्तेमाल हुआ है और दूसरा चर जो है वो y इस्तेमाल हुआ है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता 4x वर्ग ऋण 3y धन z इस प्रकार से, तो इसमें 3 चर इस्तेमाल हुए हैं। पहला x हो गया, दूसरा y हो गया, और तीसरा z हो गया। तो इसमें 3 चर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये क्या है, त्रिचरीय बहुपद है। बहुपद तो है लेकिन ये क्या है, त्रिचरीय। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं वो लोग, एक चर में बहुपद चाहिए। तो बहुपद है, पहली चीज तो ये बहुपद है क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या की घात है। दूसरा एक चर ही में है क्योंकि इसमें y कहीं नहीं लिखा है और z भी नहीं लिखा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यह है बहुपद